Hey guys, once again welcome back to the channel. This is Uday, a second year MBBS student at Aiims Delhi. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राहुल यादव से। राहुल यादव हमारे एम्स का जूनियर है, 2021 बैच का है। सो राहुल, अपने बारे में बताओ। हाय, मैं राहुल कुमार यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर, और मैं 2021 में नीट 2021 में क्वालिफाई किया। और मेरा सिलेक्शन नीट एम्स दिल्ली में हुआ। ठीक है। सो आज हम जानेंगे राहुल के बारे में खास क्या है। तो द फर्स्ट थिंग जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल का जो सिलेक्शन हुआ था 2021 में, वो उसका 8th अटेम्प्ट था। 8th अटेम्प्ट समझते हो, मतलब कि उसने 7 बार ड्रॉप लिया था। आप में से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते थे कि भैया हम ड्रॉप में एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, हम ड्रॉप में एकदम परेशान होते हैं कि भैया हमारा 1 ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गया, 3 ड्रॉप हो गया। लेट्स थिंक अबाउट हिम। 7 ड्रॉप, मतलब 7 साल 8 साल तुम एक MBBS के पीछे मतलब लगा दिए। यही तो हुआ इसका मतलब, उस चीज़ की तैयारी के पीछे। तो आज हम जानेंगे राहुल से कि राहुल ने कैसे अपने वो 8 साल 7 साल मैनेज किए, कैसे सब कुछ किया। सो चलिए राहुल से हम एक एक करके कुछ चीज़ों में पूछते हैं। तो राहुल, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि यार तुमने 10th और 12th कहाँ से करी? पहले मैं 10th लिटिल फ्लावर स्कूल गोरखपुर से पढ़ी। अच्छा, और 12th मैंने यूपी बोर्ड से पास। अच्छा, तो देखो 12th इन्होंने यूपी बोर्ड से पास करी। तो ये भी बहुत लोग का डाउट होता है कि भैया हम यूपी बोर्ड से हैं इसलिए हमारा बहुत ज्यादा हमको इंग्लिश में दिक्कत होती है। तो उसको तुमने कैसे कोप अप किया 12th में? तुम्हें भी क्या बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी? हाँ, दिक्कत तो आती थी, लेकिन अब इनिशियली मुझे थोड़ी सी 1-2 साल तक दिक्कत आई। उसके बाद से मुझे फिर अपने आप से काफी इम्प्रूवमेंट कर गया। हाँ, नहीं, बहुत लोग मैंने भी देखा है कि एम्स में लोग आते हैं जो यार एक्चुअली में जैसे राजस्थानी बोर्ड से पढ़े होते हैं, वो क्या कहते हैं, जो राजस्थानी वर्ड होता है उसको इंग्लिश वर्ड में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर वहां से पढ़ना चालू करते हैं। तो ऐसे तुमने भी कभी किया था कि ये हिंदी वर्ड है और ये इंग्लिश वर्ड है, इसका क्या मीनिंग इंग्लिश में होता है? हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में मैं काफी इम्प्रूवमेंट कर गया। अच्छा। तो राहुल, हमको ये बताओ कि यार तुमने जब 12th अपना पास किया यूपी बोर्ड से, तो फिर उसके बाद तुमने कहीं कोचिंग करने गए तुम कहीं? हाँ, मैंने डायरेक्ट कोटा गया। कोटा में वो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट थी, वहाँ से मैंने कोचिंग ली। अच्छा। और इनिशियली 5 years तक वहाँ मैंने कोचिंग ली। अच्छा, तुमने 5 साल तक कोटा में पढ़ाई करी? हाँ, डायरेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब 12th के बाद इन्होंने 5 साल कोटा में तैयारी करी। तो यार सबसे पहला तो डाउट मुझे ये रहेगा कि जैसे बहुत बच्चे यहाँ पे यार एलन में पढ़ते हैं, कोटा में पढ़ते हैं, तो जब एक बार पढ़ लेंगे तो उनके घर वालों को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन घर वाले किसी तरह से दे देते हैं। बट जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली में उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हाँ, तो मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि तुम्हें कितने पैसे लगते थे ऑन एवरेज एक साल में कोटा में? फर्स्ट बार में जब मैं गया था तो मुझे 65,000 कोचिंग की फीस लगी। फिर मुझे हॉस्टल का फर्स्ट बार में 7,000, उसके बाद से 8,000, फिर 9,000 तक मैंने हॉस्टल की फीस दी है। ओके, प्रति हर ईयर में, मतलब पर मंथ इतने रुपए? हाँ, ठीक है। मतलब कि आप समझ सकते हो 65,000 कोचिंग के प्लस एडिशनली हॉस्टल चार्जेस जो कि अराउंड थे 7,000 पर मंथ, मतलब मिनिमम अगर मैं जोड़ूं तो मतलब कि दैट विल बी अराउंड 84,000 रुपीज पर ईयर। दैट विल बी 1.5 से 2 लाख रुपए तुम्हारे पर साल सिर्फ रहने और पढ़ने में जाते थे। बाकी जो वहां पे तुम्हारा अदर खर्चे होते हैं, कभी कभी घर आना होता है उसके खर्चे, और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो होते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा पैसा तुमने 5 साल में खर्च किया। तो मुझे ये जानना है कि यार तुम्हारे घर वाले कैसे तुम एग्री कर गए? वैसे मेरे पापा किसान है वैसे। अच्छा। तो उन्होंने काफी मेहनत की है, जैसे सब्जी वगैरह खेती करना, फिर धान गेहूं वगैरह। तो इन्होंने काफी मेहनत की है और काफी सपोर्ट किया उन्होंने। और वैसे और मेरे भैया भी हैं, वो भी इंटर्न है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MP में। अच्छा। उन्होंने काफी मुझे सपोर्ट की है। फिर कोचिंग वालों से मैंने, कोचिंग वाले जो अच्छे जो टीचर्स हैं, मैंने उनसे भी जाके बात की है। अच्छा। जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था तो मैं जाके उनसे बातें करती थी। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे, काफी हेल्प की। तो ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली जैसे पापा तुम्हारे फार्मर थे, तो 10 लाख तो एक बड़ा अमाउंट है। तो मतलब कभी ऐसा हुआ था कि मतलब पापा ने कहा हो कि बेटा तुम सिर्फ पढ़ाई करो और पैसे की चिंता मत करो, ऐसा हुआ होगा ही? हाँ, कई बार उन्होंने बोला है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, जो भी पैसे खर्चाएंगे मैं दूंगा, तुम बस पढ़ो, पढ़ के क्वालिफाई करो। हाँ, तो अपनी ऑडियंस को मैं यही बताना चाहूंगा यार कि आप पैसे की चिंता मत करो, पैसे की चिंता आपके पेरेंट्स करेंगे। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपके घर वाले भी ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। अगर वो देख रहे हैं कि आपका जो लड़का है उनका वो 10 घंटे डेली पढ़ाई कर रहा है, तो अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, तो अगली बार वो पैसा देने में कतराते बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मेन थिंग है आप पढ़ाई के बारे में सोचो, पैसे के बारे में मत सोचो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। उसके बाद यार नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि चलो ठीक है 5 साल तुमने कोटा में लिया, बट तुम्हारा तो 8वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद तुम्हारा जो 3 साल था वो कहाँ बीता? फिर 1 साल मैंने कानपुर से काकादेव। अच्छा, कानपुर में काकादेव में, ठीक है, वहाँ में कोचिंग की। वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर मैं
बनारस में JRS कोचिंग है, फिर वहाँ से कोचिंग ली, फिर वहाँ भी नहीं हुआ। उसको लास्ट अटेम्प्ट मैंने घर से पढ़ के फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने, फिर निकाला। फिर तो मतलब सब कुछ घूम घुमा के घर पे आए भाई और घर से सेलेक्ट हो गए। तो बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया कोचिंग कितना मैटर करती है, तो देख लो इस केस में 5 साल एलन में, 5 साल फिर उसके बाद 2 साल क्या कहते हैं और भी जगहों पे, उसके बाद क्या कहते हैं घर पर आकर सिलेक्शन हो गया। तो राहुल मेरा तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ड्रॉप ईयर में होते हैं और उन्हें एक हमेशा डर सताता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुमने तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स लिए हैं, तो क्या तुम्हें हर ड्रॉप में डर सताता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? एक थोड़ा सा डर आता था, इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती थी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देता था, लेकिन एक दो क्वेश्चंस की वजह से जो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते थे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था, या यूँ मैं क्या है कि 2-3 नंबर से मेरा सिलेक्शन, एक बार तो 2 नंबर से सिलेक्शन रुका है, ठीक है, और एक बार 3 नंबर से, फिर एक बार 5 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका है। तो उस समय मुझे BDS गवर्नमेंट कॉलेज से मिल रहा था मुझे, बट तो मैंने छोड़ दिया है सिर्फ MBBS के चक्कर में, ताकि मुझे MBBS अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से मिल जाए। तो आप देख सकते हो राहुल बहुत जुनूनी था, इसको MBBS ही करनी थी, BDS कुछ नहीं करना था, तो BDS छोड़ दिया इसने। ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनको BDS मिलता है और लोग छोड़ देते हैं क्योंकि 2-3 नंबर से रह जाता है और उन्हें हमेशा ही लगता है कि अगली बार पेपर देंगे और वो अगली बार अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे। तो देखो राहुल की भी मेहनत रंग लाई, आखिर में उसका एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो ही गया, भले उसको इतने ड्रॉप्स लेने पड़े, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक उसे अपनी जो पूरी मेहनत थी उसका जो रिजल्ट था वो जरूर मिला। अब यार अगला क्वेश्चन ये होगा कि जैसे तुमने 7-8 बार एक ही सिलेबस पढ़ा, बार बार पढ़ा, तो सिलेबस तो तुम्हें याद ही हो गया होगा पूरा, तो जो दिक्कत होती थी वो मतलब सिली मिस्टेक की होती थी। तो यार ये बताओ मुझे, क्या कहते हैं जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ एम्स दिल्ली में और जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुए, तो उन साल में डिफरेंस क्या था? क्योंकि तुम पढ़ते सेम चीज थे, क्योंकि तुम इतने साल से एक चीज पढ़ो तो वही सेम चीज पढ़ते थे, बट इस बार ऐसा तुमने क्या कर दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और पिछली बार नहीं हो पा रहा था? मैंने ये सोच लिया कि इस बार ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, इसके बाद से मेरा मतलब इतना पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे, और मैंने लास्ट अटेम्प्ट सोच के मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया। फिर ऑनलाइन भी क्लासेस चलती थी तो काफ़ी टाइम बच जाते थे, और फिर घर पर रहते थे तो पेरेंट्स मुझे काफ़ी वो सपोर्ट भी करते थे और देखते थे कि कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो काफ़ी टाइम बचते थे मेरे। और मैंने ये सोच लिया कि इस बार तो लास्ट अटेम्प्ट है और करके ही दिखाना है इस बार। काफ़ी मेहनत किया और सारी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया मैंने, और उसी का मतलब अच्छा रिजल्ट आया था। तो अभी तुम बता रहे थे ना कि तुमने मिस्टेक कॉपी भी बनाई थी लास्ट ईयर में? हाँ, मैंने मिस्टेक कॉपी भी बनाई थी उसमें, जो सेल्ले मिस्टेक कहाँ का होती है, फिर वो उसमें क्वेश्चंस एक जगह लिख लेता था मैं, और मैं काफ़ी उस पर फोकस करता था कि ये चीज़ मुझे फिर दोबारा गलती ना हो, और मैं ये फिर कभी भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होता तो मैं एक बार जरूर देखता था उसको, ये गलत जो क्वेश्चंस मैंने किए वो गलत फिर दोबारा ना हो ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब मैं राहुल की बातों को रेक्टिफाई करके अपने तरीके में बताऊं तो राहुल ये कहना चाहता है कि असली मिस्टेक कॉपी बनानी चाहिए, आपकी जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसको एक कॉपी में लिखो और फिर उसको हर वीक आप रिवाइज करते रहो। फॉर एग्जाम्पल आप संडे के दिन उसको 2 घंटे लो और उसमें देखो कि आपने क्या क्या गलतियां पिछले वीक में करी थी, अपने टेस्ट में आपने क्या गलतियां करी थी। उससे क्या होगा, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके टॉपिक्स कौन से वीक हैं और आप उन टॉपिक्स को पढ़कर उन टॉपिक्स को स्ट्रांग बनाकर एक अच्छा नंबर सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, सो जो एक लास्ट क्वेश्चन यार मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि बहुत बच्चे ना यार इसमें डिप्रेस फील करते हैं। बहुत बच्चे होते हैं मतलब वो किसी से बोलते नहीं है, ना अपने मम्मी से ना पापा से, बट वो खुद ही अंदर अंदर एक घुटते रहते हैं, घुटन सी होती है यार कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं कलंक हूँ, मतलब मैं पापा का पैसा खर्च कर रहा हूँ बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है, अगर मतलब कोई भी होगा 4-5 साल से वो पढ़ रहा है एक चीज़ का और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती जरूर है, डिप्रेशन की फीलिंग आती है और इसको कोई नकार नहीं सकता। तो राहुल मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि तुमने तो 7-8 साल कैसे डिप्रेशन झेला? देखिए, अगर हम 2-3-4 साल 5 साल अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो डिप्रेशन तो आनी है, तो क्लियर सी बात है, लेकिन उस डिप्रेशन से हमें ज़्यादा डिप्रेस नहीं होनी चाहिए, काफ़ी मोटिवेटेड होनी चाहिए। जैसे टीचर्स, पेरेंट्स वगैरह हैं, भाई ब्रदर, मतलब कोई भी हो, काफ़ी उनसे मोटिवेट होनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, सबसे मिलना जुलना, और काफ़ी वन ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई पे फोकस होनी चाहिए, ज़्यादा डाइवर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी मतलब अगर हम सोच लिया कि हमको ये करके दिखाना है, क्योंकि सोचा तो हमने ही है, करना तो हम ही को है, फिर डिप्रेशन करने की क्या ज़रूरत है, फिर मतलब समय लग रहा है तो अब क्या ही किया जाए, लेकिन अब सोच लिया है तो करके ही दिखाना है। सो मतलब बेसिकली ही वांट टू से कि यार देखो, डिप्रेशन ऐसी बहुत चीज़ नहीं है, अगर तुम अपने घर वालों से बात करते रहोगे, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है,
भाई से, अपने घर वालों से, कहीं से किसी से बात करो। उसके बाद आप एक ओरिएंटेड होकर पढ़ो कि यार मुझे पढ़ना है और इस बार सिलेक्शन लेना है, दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। हमेशा ये सोच के तैयारी करो, ठीक है। ये मत सोचो कि इस बार नहीं होगा तो क्या, ये सोचो कि इस बार मेरा होगा ही होगा और मैं पढ़ूंगा, ठीक है। कभी ये निगेटिव वाली फीलिंग नहीं लानी अपने अंदर, क्योंकि जब निगेटिव वाली फीलिंग लाओगे तो और जो आपका डिप्रेशन है वो और ज्यादा हो जाएगा और आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। सो राहुल, एक आखिरी एडवाइस जो तुम देना चाहो हमारे व्यूअर्स को। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी फील्ड हो, कोई भी किसी भी ब्रांच में मेहनत कर रहे हो, कोई भी मतलब लाइफ का या बिजनेस हो या कोई भी मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, अगर 1-2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट में मुझे सफलता नहीं मिलती है तो मुझे घबराना नहीं चाहिए। उससे कॉन्स्टेंसी मतलब मेहनत करते रहो और एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, मुझे ये सोच के, क्योंकि ये साइंस वाली पढ़ाई है, इसमें घबराना नहीं चाहिए, पढ़ते रहो। ठीक है। सो बेसिकली आप यार, आपका अगर 2-3 ड्रॉप है या तीसरा चौथा ड्रॉप है तो आप यार बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कोई भी एज का फैक्टर नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बच्चे इससे पूछेंगे कि क्या भैया आपको एम्स में कोई एज का फैक्टर का दिक्कत हुआ? किसी ने कोई डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं किया होगा। एज से फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, वो है पढ़ाई। और वो पढ़ाई कौन करेगा? वो तुम करोगे, ना मैं करके दूंगा ना ये करके देगा। वो पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी, ना आपके घर वाले करके देंगे, ठीक है। पेपर आपको करना है, पढ़ाई आपको करनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको राहुल जैसे और भी मोटिवेशनल कहानी आपको सुननी है या इंस्पायरेशनल कहानियाँ सुननी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैं ऐसी इंस्पायरेशनल कहानियाँ आपके सामने जरूर लाऊंगा। चलो, बाय बाय।